हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रकरण 2 को पढ़ा, जिसमें अपभ्रंश काव्य के विषय में इन्होंने बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। प्रकरण 3 में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका समय इन्होंने 1050 से 1375 माना है। सामान्य से प्रश्न है कि प्रकरण 3 में किसका वर्णन है, वीरगाथा काल का, और इसका समय इन्होंने 1050 से 1375 माना है। प्रकरण 3 में इन्होंने देश भाषा काव्य का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं शुक्ल जी हमें क्या कहते हैं इस संदर्भ में। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। यानी जो पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो की हम बात करते हैं संदिग्धता की, इसी के आधार पर हम आगे चल कर के ये जो कालखंड है इसे वीरगाथा काल नाम देते हैं। वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। सत्य वाले कथनों में भी आपको ये लाइन देकर पूछी जा सकती है कि बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो संदिग्ध काव्य हैं, तो क्या ये सही है? आगे देखिए, इतना अनुमान तो किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे और प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जैसे मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। यानी केवल जो आचार्य और पंडित लोग हैं वो ही कविताएं नहीं करते थे, अपितु जो जनसाधारण है वह भी बोली में गीत और दोहे हैं वह प्रचलित उनके हमें मिलते हैं, जिसे भले ही गंवारू पंडित लोग गंवारू कहते होंगे। आगे देखिए, राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति और श्रृंगार के विषय प्राय दोहों में, जो राजसभाओं में नीति और श्रृंगार के दोहे मिलते थे वो हमें किस में मिलते थे? नीति और श्रृंगार के विषय दोहों में, और वीर रस के जो पद्य हैं वो हमें छप्पे में मिलते हैं। अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छूट जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। अब आगे जाकर आप देखेंगे कि जो रासो साहित्य आता है उसमें वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताओं को आपसे प्रश्न बनाकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि हिंदी साहित्य की लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि रासो साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है। उसमें जो साहित्य है वह चारण कवियों द्वारा लिखा हुआ बताया जाता है और आश्रयदाता के शौर्य ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। उस समय का जो सामंती जीवन है उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार से यहाँ शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि यह जो परंपरा चली आ रही है, इसी परंपरा को रक्षित सामग्री के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में हमें जो नाम देना चाहिए वह नाम हमें वीरगाथा काल नाम देना चाहिए, और इसी का समर्थन अधिकांश विद्वान करते हैं। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। कौन सा समय था यह समय? कि जब मुसलमानों का जो हमला है वह कहाँ से हो रहा था? उत्तर पश्चिम से हो रहा था। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु संवत 704 में होती है, उसके उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र रहा था।
कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। क्यों? क्योंकि वह जो भाषा थी वह शिष्ट भाषा मानी जाती थी। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग से हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि शुक्ल जी किस भूभाग से जो प्रारंभिक काल का साहित्य है उसका उद्भव मान रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो पश्चिमी भाग है वह वहाँ के वैभव का केंद्र रहा है और भाषा उनकी शिष्ट होने की वजह से शुक्ल जी वहाँ से हमारे प्रारंभिक काल के साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवाहार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच से मुसलमानों के हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ जाती थी। इस वजह से शुक्ल जी इन्हें क्या नाम देना चाहते हैं और किसका समर्थन करते हैं? वीरगाथा काल नाम का। महमूद गजनवी, मृत्यु इनकी हुई थी 1087 संवत में, के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम, ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम होती है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न बीच में जहाँ बन रहे हैं उनका आप ध्यान रखेंगे, हम बता भी रहे हैं, उन्हें नोट कर लेंगे। वहाँ से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेष राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर, अजमेर का जो चौहान वंश है उसकी बात है। राजा दुर्लभादित्य मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांग उस स्थान पर आ पहुंची थी जहां आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की थी। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान का अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था जिसे आना सागर कहते हैं। आना के पुत्र विशलदेव, यहाँ से हमारे जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है थोड़ी वो प्रारंभ होती है। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, इन सब का जो अध्ययन है आगे हम करेंगे। विग्रहराज चतुर के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विशलदेव आर्यावर्त के मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बहुत बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशलदेव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन कोरी पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा हुए थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए हैं जो पृथ्वीराज चौहान की परंपरा में से थे। वे मुसलमानों में निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार हराया उन्हें। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में बड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थ की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्त
भक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। वह समय कैसा था? अभी पीछे हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी कि साहित्य में भी यह वह समय था जब केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। और क्या कारण रहा कि शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया? ये वही वजह है। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। प्रश्न बनाकर आपसे सत्य असत्य वाले कथन में पूछा जा सकता है कि क्या वीर गाथा काल में जो साहित्य लिखा गया वह वीर गाथा की जो हमें कवियों द्वारा जो वीर गाथा काव्य लिखा जाता था, जो प्रशंसा की जाती थी, क्या वह केवल मुक्तक रूप में थी या प्रबंध रूप में? तो हम कहेंगे वह मुक्तक और प्रबंध दोनों रूप में थी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरा कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, यानी जो श्रृंगार है उसको भी हम यहाँ पाते थे, पर गौण रूप में। प्रधान रूप में क्या था? प्रश्न पूछा जा चुका है। यह है कि जो वीर गाथा काल है उसे हम श्रृंगार को गौण रूप में पाते हैं, प्रधान जो था वह वीर रस ही था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती है, इसलिए हम इन्हें संदिग्ध भी कहते हैं। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों यानी बैलेट्स के रूप में। दो रूपों में मिलती है ये जो वीर गाथाएं, ये प्रबंध के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है वह है पृथ्वीराज रासो। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो वीर गाथा हमें मिलती है वह दो रूपों में मिलती है, साहित्यिक रूप प्रबंध काव्य और वीर गीत। और साहित्यिक प्रबंध रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें मिलता है वह कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। अगर हम वीर गीत की यानी बैलेट्स की बात करें तो सबसे पुरानी बीसलदेव रासो, और अगर हम बात करें साहित्यिक प्रबंध की तो पृथ्वीराज रासो। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब तक हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी, वहाँ से प्रश्न कम आते हैं। अब प्रश्न की दृष्टि से हम इस इतिहास को पढ़ रहे हैं, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। तो आला को गाए जाने वाले किस भाग में मिलते हैं? भारत के उत्तरी भाग में। प्रश्न अच्छा है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख पाया गया है। ये ग्रंथ रासो ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। यानी जो रासो शब्द है उसकी अगर हम बात करें तो इसका संबंध कुछ लोग रहस्य से बताते हैं, लेकिन अगर बीसलदेव रासो की बात करें तो उसमें इसका अर्थ रसायन से लिया गया है। इसलिए हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो यह हो गया है। शुक्ल जी किसका समर्थन कर रहे हैं? बीसलदेव रासो में हमें जो रसायन शब्द मिलता है बार बार, अलग अलग विद्वान जो रासो शब्द है उसका अलग अलग अर्थ स्वीकार करते हैं, लेकिन शुक्ल जी का आप ये जो कथन है ध्यान रखेंगे। बीसलदेव रासो के अनुसार ये रसायन शब्द को ही उचित मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को मानते हैं। गारसा दत्तासी की अगर हम बात करें तो वो राजसु या राज
सुई को मानते हैं। अगर हम बात करें काशी प्रसाद जायसवाल और कवि राय श्यामल दास की, तो वो इसकी व्युत्पत्ति रहस्य से मानते हैं। लेकिन हम किससे मानेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिशल देव रासों में उल्लेखित रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले खुम्माण रासों की, जहाँ से प्रश्न बनाकर पूछा जाता है खुम्माण रासों से संबंधित। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? खुम्माण रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुम्माण नाम के 3 राजा हुए। अब शुक्ल जी क्या वर्णन कर रहे हैं? 3 राजाओं की बात कर रहे हैं संवत 810 से 1000 के बीच। कर्नल टोड ने इसको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया। टोड इसको एक मानते हैं, शुक्ल जी 3 राजा मानते हैं। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बप्पा के कुछ पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। पहला जो राजा है, इन्होंने 3 माने। एक मेवाड़ के में जो कालभोज बप्पा के बाद में खुम्माण गद्दी पर बैठते हैं और अल मामून चित्तौड़ पर चढ़ाई करते हैं, उस समय की बात ये मान रहे हैं। खुम्माण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्माण ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुम्माण रासों के आधार पर लिखा जान पड़ता है, पर इस समय खुम्माण रासों की जो प्रति प्राप्त होती है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का ही वर्णन मिलता है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे खुम्माण तक की वंश परंपरा इस प्रकार है: कालभोज बप्पा, फिर खुम्माण मत्तान, फिर भट्टपट, फिर खुम्माण दूसरा, फिर महानायक, फिर खुम्माण तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी भट्टपट दूसरे के समय के जो शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिलते हैं। अतः 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुम्माणों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जाता है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि पहले खुम्माण जो हुए हैं राजा, उनका समय संवत 810 से 865, दूसरे जो खुम्माण हुए हैं उनका संवत 870 से 900 और तीसरे का संवत 965 से 990 तक माना जाना चाहिए। इस आधार पर अब्बासिया वंश का अल मामून विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से इसका समय शुक्ल जी के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है। और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतः यदि किसी खुम्माण से अल मामून की सेना से लड़ाई हुई होगी, क्योंकि ये सब संदिग्ध है इसलिए हम हुई होगी ही कह सकते हैं, तो वह दूसरा खुम्माण रहा होगा और उसी के नाम पर खुम्माण रासों की रचना की होगी। यानी शुक्ल जी जो खुम्माण रासों की रचना मानते हैं वो दूसरे खुम्माण के आधार पर मानते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुम्माण मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप से ये ग्रंथ अब मिलता है वह उसे संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। यानी संवत की 17वीं शताब्दी इसका समय ये स्वीकार करते हैं। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुम्माण रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुम्माण तक के युद्धों का वर्णन मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुम्माण रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। ये शुक्ल जी हमें खुम्माण रासो के संदर्भ में बता रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जो शुक्ल जी हैं वह इसका समय कब मानते हैं और इसकी जो प्रामाणिकता है वह संदिग्ध है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्होंने लगभग 24 युद्ध लड़े हैं और शिव सिंह सेंगर इस रचना को दलपत विजय की रचना नहीं मानते। किसकी मानते हैं? एक अज्ञात नामक भाट कवि है उसकी रचना ये मानते हैं। और शुक्ल जी
इनकी रचना मानते हैं और किस आधार पर? ये जो दूसरे खुमाण हैं उनके आधार पर। इसमें कुल लगभग जो 5000 छंद हैं उनकी वीर रस प्रधान ये रचना है। इसकी भाषा कई बार पूछ ली जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। यह राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ काव्य है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसकी जो प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति हमें मिलती है वह पूना संग्रहालय में मिलती है। शुक्ल जी ने 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया है, प्रथम कुमाण, द्वितीय कुमाण और तृतीय कुमाण का। और बगदाद के खलीफा अल मामू जब चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं उस समय का वर्णन शुक्ल जी बताते हैं और कहते हैं कि इसके लेखक दलपति विजय को माना जाना चाहिए क्योंकि यह एक संदिग्ध रचना है। अब हम बात करेंगे बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो नरपति नाल है। कवि विग्रहराज चतुर्थ के उपनाम पर जो बीसलदेव का समकालीन था रखा गया, कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। ये जो छोटा सा ग्रंथ है ये कितने पृष्ठों में लिखा हुआ है? 100 पृष्ठों में। और किस रूप में है? वीर गीत के रूप में। और ये राजकवि थे और ग्रंथ में निर्माण काल यूं ही दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? 12 से बहुतरा मझारी, जेठ बधी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ, शारदा तुठी ब्रह्मकुमारी। ये जो रसायन शब्द है इसके पीछे हम व्याख्या कर चुके हैं कि शुक्ल जी ने जो रसायन शब्द है वह कहाँ से लिया है? बीसलदेव रासो से लिया है और वह यही रसायन को उपयुक्त भी मानते हैं। और इस रचना को मानने के पीछे इन्होंने जो ये उद्धरण प्रस्तुत किया है शुक्ल जी ने, यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ 1272 भी मानते हैं विक्रम संवत, लेकिन ज़्यादातर विक्रम संवत 1212 मानते हैं। यह भी प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। बीसलदेव रासो, इसके लेखक नरपति नाला है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। शुक्ल जी क्या मानते हैं इसे? 1212। 72 शब्द 72 द्वादशोत्तर का रूपांतरित है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 ही होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ, बीसलदेव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त होते हैं। बीसलदेव में 4 कांड हैं। बीसलदेव से संबंधित प्रश्न लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से बीसलदेव रासों से संबंधित कथन सही नहीं है या सही है, या फिर कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार इस प्रकार है। 4 खंड हैं। खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव के विवाह का होना बताया गया है। खंड 2 में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष तक रहने का वर्णन किया हुआ है। खंड 3 की बात करें तो राजमती का विरह वर्णन और बीसलदेव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन इसमें हमें मिलता है। चतुर्थ खंड की हम बात करें तो भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले आना तथा बीसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाने का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, जो 4 खंड हैं इसमें से आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि खंड 1 में किसका वर्णन है, खंड 2 में, खंड 3 में और खंड 4 में। तो ये जो चारों खंड हैं इनको आप अच्छे से देख लेंगे। आगे देखिए, दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रस्तुत प्रतीत होती है।
बीसल देव से 100 वर्ष पहले की धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना की प्रतीति जान पड़ती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही होगी, और इस आधार पर कवि ने उनका यह केवल उपाधि सूचक नाम ही दे दिया होगा, असली नाम न दिया होगा। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संदर्भ में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे न मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की, आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े मिलते हैं, जैसे माघ अचरज कवि कालिदास। जैसे पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बिशलदेव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर रचित बहुत कुछ वर्णन राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज, कई बार मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में सोमदेव का ललित विग्रहराज पूछा जाता है, जो संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा मिलता है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन मिलता है, न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और उठकर विदेश जाने का प्रोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की बात करें तो भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। भाषा इसकी भी पूछी जा सकती है कि इसकी भाषा भी राजस्थानी है, जिसमें थोड़ा थोड़ा हमें ब्रज और मध्य देशी भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आगे देखेंगे। अगर ऑल ओवर देखें तो राजस्थानी भाषा है। जैसे सूकड़ छः सूखता है, पाटन थी पाटन से, भोज तना भोज का, खंड खंडहरा खंड खंड का इत्यादि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। इसे हम क्या कहते थे? पिंगल, जो ब्रज भाषा के साथ हमें देखने को मिलती थी। बीसलदेव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर चितह चिता में रणी रण में प्राजिजयी प्राप्त हो गया, या किया जाए इणी विधि इस विधि से ईशव ऐसा बाल हो बाला। इस प्रकार नय नगर पसाव प्रसाद पयोहर पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता आ रहा है, इसलिए प्राकृत के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आए हुए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो यानी ताजियाना जैसे कहा जा चुका है। पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहारित भी हो सकते हैं। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसा साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलायनों ताजदीन, जो अभी हमने बात की शब्दों की,
उपयुक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। बीसलदेव रासो को हीराचंद ओझा ने कब की कहा है? हम्मीर के समय की रचना कहा है। राजपूतानी का इतिहास भूमिका प्रश्न नंबर 19 में यह बात ये कहते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा कि यह जो रचना है हम्मीर के समय की है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। यह नरपति नाला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है। क्यों? क्योंकि ये जो हमें ग्रंथ मिल रहे हैं ये संदिग्धावस्था में है, इसलिए इन पर हम इसी प्रकार चर्चा कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि राजपूतानी की एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काट को मांडो, सोना की चोरी, मोती की माला इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्यदेशीय की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो गई थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। तो बीसलदेव रासो की भाषा के विषय में हम क्या कहेंगे? पिंगल भाषा जो राजस्थानी ब्रज और मध्यदेशीय भाषा का प्रयोग लेकर के मिलती है, इस शैली को हम पिंगल कहते हैं और इस भाषा का प्रयोग हमें बीसलदेव रासो में देखने को मिलता है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात तो साहित्य से संबंधित रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। अब हम क्या कहेंगे बीसलदेव रासो के संदर्भ में? यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, वीर रस तो आभास या किंचित मात्र हमें देखने को मिलता है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने यहाँ गाए हैं, जबकि जो वीर गाथात्मक सभी काव्य हैं उनमें हम कहेंगे कि वहाँ गौण रूप में हमें श्रृंगार मिलता है और जो प्रधान रस है वह वीर रस मिलता है। बीसलदेव रासो के कुछ पद्य देखिए जो पूछे जा सकते हैं। प्रणबा चालो बीसल राय, यहाँ आपको बीसलदेव का जो नाम दे करके आप पता कर सकते हैं कि ये पंक्ति बीसलदेव रासो में से ली हुई है। रूप अबूर पेशियई, इसी स्त्री नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की। तो जहाँ भोज, बीसलदेव, राजमती ये जो शब्द आएंगे वहाँ हम बीसलदेव रासो की पंक्ति बता सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ नहीं हैं। कड़वा बोल न बोल सी नारी, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये पूछी जा सकती है। कड़वा बोल न बोल सी नारी, तुम ओ मेलसी चित्त विसारी, कहेऊ हमारो जन सुनाऊ, थारई छई साटी अंतेवरी नारी। कुंवरी कहीं सुनी सांभ्या आराव, जीवन जीव वियोगनो, दव का दादा कुपली मेरे। जीव का दादा ये कहाँ से हैं? सभी जो पंक्तियाँ हैं ये बीसलदेव रासो से हैं। इन्हीं परी रहता राज। तो ये बात की हम बीसलदेव रासो की और बीसलदेव रासो में से बनने वाले प्रश्नों पर हमने बात की, इसकी भाषा की बात की, इसकी जो प्रधान रचना, इसका जो रस है वह श्रृंगार रस है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है वह है कि इसमें भी जो 12 मासा का वर्णन किया गया है उसमें जो महीना है वह कार्तिक का महीना है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो 12 मासा वर्णन हमें बीसलदेव रासो में देखने को मिलता है उसका महीना कार्तिक का महीना है। अगर हम कहें इसका काव्य स्वरूप तो मुक्तक काव्य है और यह 128 कुल छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाने जाते हैं और नायिका मालवा के परमार की पुत्री राजमती का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। प्रारंभ में हम बात कर चुके हैं राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज में भी देखने को मिलता है। यह भी कई बार पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो शुक्ल जी की पुस्तक में हमें मिले हैं ये मौलिक तथ्य हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।